दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में धारा 118 क्या है, किस कानून के अंतर्गत ये धारा आती है, इसके बेसिक क्या हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन ज़मीन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, और साथ ही साथ एग्रीकल्चरिस्ट हिमाचल प्रदेश में किसको माना जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले धारा 118 का पार्ट 1 देखें, तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आएगी। अदरवाइज़ आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आउटसाइडर हैं, हिमाचल प्रदेश में नहीं रहते, हिमाचल प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट में रहते हैं, तो कैसे आप हिमाचल प्रदेश में ज़मीन ले सकते हैं, और साथ ही साथ धारा 118 जो है उसके अंतर्गत किन किन व्यक्तियों को ज़मीन मिल सकती है, चाहे वो फिर हिमाचल प्रदेश का निवासी ना हो। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं, अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, अब क्वेश्चन यह अराइज़ होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को जो है वो हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे आंसर के लिए ये क्वेश्चन किया था। दोस्तों, क्वेश्चन यह अराइज होता है कि क्या हिमाचल प्रदेश में सेक्शन 118 की वजह से नॉन हिमाचली लैंड ले ही नहीं सकते? क्या जो हिमाचल प्रदेश के निवासी नहीं हैं वो हिमाचल प्रदेश में लैंड लेने के लायक बिल्कुल भी नहीं है? क्या उनको लैंड मिलेगी नहीं? और अगर हाँ मिल सकती है तो प्रोसीजर क्या है? सेक्शन 118 क्या प्रोसीजर बताता है जिसके जरिए नॉन हिमाचली भी हिमाचल प्रदेश में लैंड ले सकते हैं? मेरे दोस्तों, मैं अभी अपने सब्सक्राइबर के आंसर के ऊपर आ रहा हूं, उनके क्वेश्चन का आंसर देने लगा हूं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें। तो मेरे दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि सेक्शन 118 के अनुसार, जो सेक्शन 118 है हमारा हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 का, यह जो सेक्शन है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो बना हुआ है 1956 का, उसको ओवरराइड नहीं करता, उसको सुपरसीड नहीं करता। अर्थात एक व्यक्ति जो हिमाचल का निवासी नहीं है, हिमाचल का रहने वाला नहीं है, वो इनहेरिटेंस के जरिए हिमाचल प्रदेश में लैंड ले सकता है। मेरे दोस्तों, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे दोस्तों, मान लो एक व्यक्ति है, उसने अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे स्टेट में कर दी है, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, बेंगलोर, कहीं भी पूरे इंडिया में, हिमाचल के अलावा किसी दूसरे स्टेट में उसने अपनी बेटी की शादी कर दी है। उसने अपनी बेटी की शादी किसी और स्टेट में कर दी, अब बेटी दूसरे स्टेट में चली गई, वहाँ रहने लगी, वहाँ की रेसिडेंस बन गई, वहाँ की उसका सारा डॉक्यूमेंट वहाँ के बन गए। अब वो गैर हिमाचली हो गई क्योंकि उसके पास हिमाचल का बोनाफाइड नहीं है, हिमाचल का डोमिसाइल नहीं है। तो क्या वो लेडी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कभी लैंड नहीं ले सकती? क्या वो हिमाचल प्रदेश में आकर जो है वो लैंड नहीं खरीद सकती, हिमाचल प्रदेश में रह नहीं सकती? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो हिमाचल प्रदेश में लैंड ले सकती है। अर्थात मेरे दोस्तों, अगर कोई एक लेडी जिसकी शादी दूसरे स्टेट में हो जाती है, जो गैर हिमाचली बन जाती है, और उसके फादर या उसके मदर मर जाते हैं, तो उसके बाद, उनके मरने के बाद जो इनहेरिटेंस के जरिए, अर्थात उनके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी मिलेगी, वो अगर बेटी उनका हेयर होती, बेटी उनकी जीवित है, हेयर है, तो उनको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। और ऐसा नहीं बोला जा सकता कि अब बेटी दूसरे स्टेट में चली गई है, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हो गई है या नॉन हिमाचली हो गई है तो उसको लैंड नहीं मिलेगी। नहीं, जो बेटी है उसका राइट रहेगा, वो उस लैंड को इनहेरिट करेगी, चाहे वो गैर हिमाचली क्यों ना हो गई हो। दूसरा, मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति विल के माध्यम से या गिफ्ट के माध्यम से अपनी जो ज़मीन है, जो हिमाचल प्रदेश में उसकी ज़मीन, वो नॉन हिमाचली को ट्रांसफ़र कर सकता है अगर वो उनकी लीगल हेयर हैं। मेरे दोस्तों, आप मेरी बात समझे नहीं होंगे, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि एक व्यक्ति अपनी लैंड को, जो हिमाचल का व्यक्ति है, हिमाचल का डोमिसाइल है, हिमाचल की लैंड है, वो
एक नॉन हिमाचली को भी लैंड ट्रांसफ़र कर सकता है अगर जिसके फेवर में लैंड ट्रांसफ़र की जा रही है वो उसका लीगल हेयर है। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आप अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे दोस्तों, मान लो एक व्यक्ति है, उसकी एक बेटी है, उसकी बस एक ही बेटी है और उसने उस बेटी की शादी हिमाचल प्रदेश के अलावा दूसरे स्टेट में कर दी। मान लो उसने अपनी बेटी की शादी गुजरात में कर दी या पंजाब हरियाणा किसी भी स्टेट में कर दी हिमाचल के अलावा। अब मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया कि अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी उस लड़की को मिल जाएगी, चाहे वो लड़की जो है वो अब शादी के बाद गैर हिमाचली हो गई है, उसके डॉक्यूमेंट्स दूसरे स्टेट के हो गए हैं, दूसरे स्टेट की वो रेसिडेंस बन चुकी है, वहाँ की डोमिसाइल बन चुकी है, हिमाचल प्रदेश में वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, फिर भी उसको लैंड ट्रांसफ़र हो जाएगी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेरे दोस्तों, जिस लड़की को लैंड ट्रांसफ़र हो गई मतलब हिमाचल की लैंड उसको मिल गई, अब वो लड़की, अब उस लड़की की बात आ रही है इस पॉइंट पे, अब वो लड़की अपनी लैंड को, जो हिमाचल की लैंड उसके नाम हो गई है, उस लैंड को वो अपने हस्बैंड, अपने बच्चे जो कि उसके लीगल हेयर हैं, उनको गिफ्ट भी कर सकती है और उनको वसीयत बनाकर उनके नाम कर सकती है। मेरे दोस्तों, बोलने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पॉइंट में एक व्यक्ति को ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इनहेरिटेंस, अगर एक व्यक्ति मरा, उसकी लैंड हिमाचल प्रदेश में है, तो उसके जो बच्चे होंगे, लीगल हेयर होंगे, जो चाहे वो नॉन हिमाचली क्यों ना हो, उनको लैंड मिल जाएगी। और दूसरे पॉइंट में जो व्यक्ति हिमाचल का है जिसके पास लैंड है, वो अपने हेयर्स को, अपने उत्तराधिकारी को गिफ्ट या विल के माध्यम से लैंड ट्रांसफ़र कर सकता है, फिर चाहे वो नॉन हिमाचली क्यों ना हो। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। तीसरा मेरे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में उस व्यक्ति को भी लैंड मिल सकती है जो बेशक नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है, बेशक दूसरे स्टेट का है, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में लेबर के रूप में काम करता है और उसे काफ़ी टाइम हो गया लेबर के रूप में काम कर और वो लैंड लेस लेबरर है, लैंड लेस लेबरर था, उसके पास लैंड नहीं है, घर नहीं है, तो उसको भी हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट की परमिशन से लैंड मिल सकती है। फोर्थ पॉइंट मेरे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में रहता है, उसकी अपनी लैंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, अगर वो लैंडलेस है, अर्थात लैंडलेस शेड्यूल कास्ट पर्सन, शेड्यूल ट्राइब पर्सन, उनके नाम पर भी हिमाचल प्रदेश में लैंड ट्रांसफ़र की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट मेरे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति, जब हिमाचल प्रदेश में यह HP लैंड टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 जब पास हुआ था, तब वो हिमाचल प्रदेश में काम करता था और हिमाचल प्रदेश में लगातार काम कर रहा था ताकि उसका हिमाचल प्रदेश में अपने लिए एक डिवेलिंग हाउस बन सके, रहने का घर बन सके। तो मेरे दोस्तों, उसको 500 स्क्वायर मीटर तक, टोटल 500 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर तक लैंड घर बनाने के लिए उसके नाम पर ट्रांसफ़र की जा सकती है। और सेकंड, अगर वो बिजनेस करना चाहता है, अपना कोई कमर्शियल सेटअप बनाना चाहता है, तो उसके नाम पर 300 स्क्वायर मीटर लैंड ट्रांसफ़र की जा सकती है। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति इस एक्ट के लागू होने के दौरान और उसके बाद लगातार हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा था, अपना एक घर बनाने के लिए या अपना एक बिजनेस सेटअप करने के लिए। उनके लिए 500 स्क्वायर मीटर 300 स्क्वायर मीटर की लैंड ट्रांसफ़र की जा सकती है। अब मेरे दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण क्लोज H जो इस सेक्शन 118 क्लोज H है, वो यह बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है, उसके पास पावर है कि वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन को लैंड ट्रांसफ़र कर सकती है। यह क्लोज HP गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट व्यक्ति को लैंड ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर रीज़न होगी क्यों लैंड ट्रांसफ़र की गई है। डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का डिसीजन नहीं होना चाहिए। मतलब हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट इस सेक्शन 118 के अंतर्गत लैंड ट्रांसफ़र कर सकती है नॉन हिमाचली को भी। मेरे दोस्तों,
इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को शॉप बनाने के लिए 300 स्क्वायर मीटर की लैंड मिलती है, या घर ड्वेलिंग हाउस बनाने के लिए 500 स्क्वायर मीटर की लैंड मिलती है, या जो गवर्नमेंट HP गवर्नमेंट वो किसी व्यक्ति को कोई लैंड ट्रांसफ़र कर देती है किसी भी कारण, तो ये व्यक्ति जो है वो लैंड आ जाने के बाद हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बन जाएंगे। बोलने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों कि बेशक उनको अब लैंड मिल गई, घर बनाने के लिए लैंड मिल गई, शॉप बनाने के लिए लैंड मिल गई, स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड दे दी, तो ये व्यक्ति जो हैं अब इस लैंड के आने के बाद और लैंड नहीं ले सकते। बोलने का मतलब कि वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बन सकते, वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट ही माने जाएंगे। हाँ, घर के लिए 500 स्क्वायर मीटर की लैंड दी, आप वहाँ पे रहो, लेकिन अब आप उस घर के बेस पे और लैंड नहीं ले सकते, उस शॉप के बेस पे और लैंड नहीं ले सकते। स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि आपको ये लैंड मिल जाएगी, इसके बेस पे आप और इसके अलावा और लैंड नहीं ले सकते, अर्थात वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट ही रहेंगे और एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बनेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो, इससे पहले जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए जिसमें किसी बेटी को इनहेरिटेंस के जरिए अपने फादर की प्रॉपर्टी मिलती थी, या बेटी अपनी प्रॉपर्टी अपने लीगल हेयर्स में ट्रांसफ़र कर देती थी, इन पॉइंट में जो लीगल हेयर्स होंगे वह नॉन एग्रीकल्चरिस्ट नहीं माने जाएंगे, मतलब वो एग्रीकल्चरिस्ट बन जाएंगे, वो और लैंड ले सकते हैं। अब मेरे दोस्तों मैं अपने मेन क्वेश्चन पे आता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सेक्शन 118 है अर्थात धारा 118 और जो आर्टिकल 370 है अर्थात अनुच्छेद 370, उनमें क्या डिफरेंस है। मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वो अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 को धारा 370 भी बोलते हैं, जो आपने सुना होगा बहुत बार न्यूज़ में भी कि धारा 370 ख़त्म हो गई, धारा 370 ख़त्म हो गई। तो एक्चुअल में धारा नहीं होती, अनुच्छेद होता है, आर्टिकल होता है। चलो एनीवे मैं आपको बता दूं कि सेक्शन, आर्टिकल, अनुच्छेद, एक्ट, कोड ये सभी डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर आपको जानना है कि इनमें क्या फ़र्क है मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि 370 जो धारा जिसे बोला जाता है, 370 आर्टिकल और 118 जो सेक्शन, उनमें क्या डिफरेंस है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनमें ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। मेरे दोस्तों आर्टिकल 370 के अनुसार क्या था कि अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का है, वो जम्मू कश्मीर की लेडी है, जम्मू कश्मीर की बेटी है, अगर वो जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरे स्टेट में शादी कर लेती थी तो उसे फिर जम्मू कश्मीर की नहीं माना जाता था। इनफैक्ट वो जम्मू कश्मीर में कभी लैंड भी नहीं ले सकती, वहाँ रह भी नहीं सकती, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट नहीं कर सकती थी आर्टिकल 370 के अनुसार। लेकिन जो सेक्शन 118 है हमारे हिमाचल प्रदेश का, उसमें ऐसा नहीं है। 118 सेक्शन जो है उसके अनुसार अगर कोई बेटी जो है वो हिमाचल प्रदेश से दूसरे स्टेट में उसकी शादी की जाती है, दूसरे स्टेट की वो निवासी बन जाती है, डोमिसाइल बन जाती है, फिर भी वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट रखती है। वो हिमाचल प्रदेश में ज़मीन ले सकती है, उसके नाम पर हिमाचल प्रदेश में ज़मीन ट्रांसफ़र, उसके नाम पर हिमाचल प्रदेश की ज़मीन ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो मेरे दोस्तों आप खुद देखो कि सेक्शन जो 118 है वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, लेकिन 370 कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। ये दूसरे स्टेट के लोगों को ही जम्मू कश्मीर में ज़मीन लेने से नहीं रोकता था, बल्कि अपने लोगों को जो दूसरे स्टेट में चले गए उनको भी ज़मीन लेने से रोकता था। लेकिन 118 ऐसा नहीं करता। दूसरा मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 लागू था उसके अनुसार ज़मीन लेना बिल्कुल टफ़ प्रोसीजर था बाहर के लोगों के लिए, वो ले ही नहीं सकते थे। टफ़ तो क्या, वो ले ही नहीं सकते थे किसी भी माध्यम से। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के अलावा दूसरे स्टेट के व्यक्ति भी ज़मीन ले सकते हैं। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उनको सेक्शन 118 को फॉलो करना पड़ता है। डिफरेंट जो रूल्स बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के ज़रिए उनको फॉलो करना पड़ता है। अब मेरे दोस्तों आप पक्का ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी
कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी कंपनीज इस्टेब्लिश्ड हैं जो उनके ज़रिए इस्टेब्लिश की गई हैं, जो हिमाचल प्रदेश के निवासी नहीं हैं। बहुत सारे कॉलेज इस्टेब्लिश हैं जो उनके नाम पर हैं, जो हिमाचल प्रदेश के निवासी नहीं है। तो फिर ये क्या है? उनको लैंड कैसे मिली, उनको ज़मीन कैसे मिली, कैसे वो हिमाचल प्रदेश में कॉलेज, कंपनीज, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सब जानना है तो आप मुझे बताएं, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वीडियो ज़रूर बताऊंगा, क्यों बनाऊंगा, क्योंकि जो सेक्शन 118 है वो जो बोलता है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सेक्शन 118 ही इससे डील नहीं करता। हिमाचल प्रदेश में लैंड लेने के रिगार्डिंग बाहर वाले लोगों से डील नहीं करता। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल भी बनाए हुए हैं जो इसके एडिशन में है, सेक्शन 118 को सपोर्ट करते हैं, इसके सपोर्टिव है, इसके एडिशन में है। तो अगर आपको ये सब कुछ जानना है कि ये क्या फंडा है, लीज जो 99 ईयर्स की होती है उसका क्या फंडा है, कैसे होती है, क्या प्रोसीजर है, और जो डिफरेंट कॉलेज इस्टेब्लिश है हिमाचल प्रदेश में दूसरे बाहर के स्टेट के व्यक्तियों के द्वारा, या जो कंपनी इस्टेब्लिश है वो कैसे इस्टेब्लिश है, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो मेरे दोस्तों मेरे साथ बने रहें। आप मुझे कमेंट करें, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।